हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चा, आज हम करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और ये वीडियो स्पेशली क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि बच्चा आप लोगों को पता है, मैंने स्टैट्स का आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, तो आज हम करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और मैं आप सभी से यही कहूंगी, नोटबुक लेकर के बैठे, नोट्स अच्छे से बनाएं, और उसके बाद समझने के बाद बेटा ऐसे ही नहीं उसको रट्टा मारना है, समझने के बाद उसको लर्न करें। और मेरी गारंटी है, अगर आपने ये चीज कर लिया, इस नोट्स को पढ़ लिया है, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कूल के अंदर गेन हो जाएंगे एग्जाम्स में। और बच्चा, आप लोगों को एक चीज और बतानी थी, आप इन नोट्स को बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके रखना, स्टैट्स का भी अच्छे से पढ़ के रखना, और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैं आपको बताऊंगी, और इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। वीडियो को एंड तक जरूर देखना बच्चा। चलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अब बच्चा, इसमें कुछ कंटेंट दिया हुआ है, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। और आपको मैं बच्चा एक चीज बता दे रही हूँ, मेरे जो ये नोट्स हैं सारे के सारे, सबसे अच्छी बुक टी.आर. जैन, वी.के. ओरी, एक ही नाम है, एंड देन संदीप गर्ग, इन दोनों में से मेरे नोट्स बने होते हैं, और काफी इजी लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएंगे, और बहुत अच्छे से आप लर्न भी कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, मैंने आपको बुक भी बता दी है जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझ रहे हैं, खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये और कंटेंट है, ये आपको पढ़ने हैं। अब देख लीजिए, व्हाट इज एन इकोनॉमी। हम इकोनॉमी पे जाने से पहले, अगर हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं बच्चा जैसे स्टैट्स में बताया था, यहाँ भी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हालांकि आपने 9th-10th में कुछ छोटा सा पार्ट इकोनॉमिक्स का पढ़ा होगा, अब ये उससे डिफरेंट है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो आप लोगों को ये पता होना बहुत जरूरी है, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। जिन लोगों को पता है वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या चीज है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रही हूँ, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। अगर कोई भी पूछे हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आप क्या बताएंगे? एडम स्मिथ। ठीक है बच्चा, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन इकोनॉमी। अब देखिए, हम इंडिया में रहते हैं, तो हमारी इकोनॉमी क्या होगी? इंडियन इकोनॉमी। अगर कोई पाकिस्तान में रहता है तो क्या होगा? पाकिस्तानी इकोनॉमी। अगर कोई बाहर रहता है तो वो वहां की इकोनॉमी होगी। तो अगर हमारे से पूछा जाए व्हाट इज एन इकोनॉमी, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या चीज होती है, हम वो बताएंगे। हमारी इकोनॉमी क्या चीज है? एक ऐसा सिस्टम है, याद रखिएगा, इकोनॉमी क्या चीज होता है? एक ऐसा सिस्टम है बच्चा, जिसके अंदर लोग वर्क कर रहे हैं, किस चीज के लिए? अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। हमारी इकोनॉमिक्स क्या चीज है? एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सभी लोग, सभी पॉपुलेशन इंडिया की वर्क कर रही है, किस चीज के लिए? टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चा? वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या चीज कर रही है? हेल्प कर रही है, जैसे हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ग्रोथ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करने के लिए, जीडीपी के लिए, और अपनी अर्निंग को अर्न करने के लिए, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए क्या कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इंडल्ज हो रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब ये है काम करना, किस चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए, टू अर्न देयर लिविंग्स। ठीक है, तो इकोनॉमी इज द सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो क्या चीज हो गया? इंडियन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हमारे लोग वर्क कर रहे हैं, किस चीज के लिए? अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। ऐसा नहीं है, हमारे लोग आउटसाइड इंडिया भी क्या चीज कर रहे हैं? अर्न कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमी क्या चीज है? हमारी इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को वर्क करवा रही है, किस चीज के लिए? टू अर्न देयर लिविंग। अगर कोई पर्सन यहाँ से मूव कर गया आफ्टर अपनी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद बाहर, तो वो किस लिए गया है? टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है बच्चा, अब जैसे क्या है, पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब लोग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंडल्ज क्यों होते हैं? जो उनका इंटरेस्ट एरिया है वहीं तो वर्क करेंगे वो। अब लोग काम क्यों कर रहे हैं बेटा? टू अर्न देयर लिविंग। जैसे एक टीचर है, वो स्कूल जा रही है, वो क्या कर रही है? अपनी सर्विसेज रेंडर कर रही है, प्रोवाइड कर रही है, किसको? स्टूडेंट्स को पढ़ा के, जिसके इन रिटर्न उसको क्या मिलेगी? सैलरी। और सैलरी मिलेगी तो क्या होगा? वो क्यों सैलरी कमा रही है? किस चीज के लिए? टू अर्न देयर लिविंग। ठीक है, अब ऐसे डॉक्टर्स कहाँ जा रहे हैं? हॉस्पिटल, ताकि वो पेशेंट्स को ट्रीट कर सके, ठीक है, अपनी अर्निंग को क्या चीज करने के लिए? अर्न करने के लिए।
ठीक है, अपनी लिविंग्स को अर्न करने के लिए। ऐसे फार्मर फील्ड में जाएगा एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, फार्मिंग करने के लिए, ताकि वो क्या चीज अर्न कर सके, अपनी लिविंग्स को अर्न कर सके। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेगा, वो इंडस्ट्री जाएगा काम करने के लिए, ताकि क्या चीज कर सके, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छा कर सके, अपनी अर्निंग और हाई कर सके। जैसा जिसका काम है, सभी काम में लगे हुए हैं, किस चीज के लिए, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, बेटर एंड बेस्ट, ठीक है। तो लेकिन ये किससे चल रहा है, हमारी इकोनॉमी से चल रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ने वो सिस्टम बनाया हुआ है जहां पर लोग काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए, ये ज्यादा से ज्यादा अपनी लिविंग को और अच्छा बनाने के लिए, ताकि हम कुछ अर्न कर सके और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा कर सके अपना। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। तो इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बच्चा। तो ये एक सिस्टम ही तो है जहाँ पर लोग वर्क कर रहे हैं। अब लोग डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज क्यों हो रहे हैं, जहाँ उनका की इंटरेस्ट है, जहाँ वो काम करना पसंद करते हैं। सबका एक ही मोटिव है, अपनी लिविंग को अर्न करना, ठीक है। अब द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन एरिया वुड रिवील अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ दैट एरिया अर्न देयर लिविंग। दिस सिस्टम इज कॉल्ड एन इकोनॉमी। अब बहुत ध्यान से सुनना, नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब लोग क्या चीज कर रहे हैं, जो पीपल हमारे इंडिया के अंदर रह रहे हैं, बाय द पीपल ऑफ एन एरिया। अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो लोग इंडियन इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, किस चीज के लिए, टू अर्न देयर लिविंग। एक ही बात लिखी हुई है, द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन एरिया। जहां लोग रहते हैं वो काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए, ये रिवील अ सिस्टम बाय विच पीपल। ये क्या रिवील करता है, एक सिस्टम में रह के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो सिस्टम है उसमें रह के लोग काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी। अगर कोई पर्सन पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान की तरह से काम कर रहा है, अगर उस एरिया में काम कर रहा है, तो वो रिवील करेगा पाकिस्तानी सिस्टम, ठीक है, और वो पाकिस्तानी इकोनॉमी कहलाई जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ एन एरिया, वो रिवील क्या करते हैं, अ सिस्टम, जिस सिस्टम में रह के हम काम कर रहे हैं। दैट मीन्स हम अपनी इंडियन इकोनॉमी के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, उसके सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाई जाएगी, दिस सिस्टम इज कॉल्ड इकोनॉमी, ठीक है। ये सिस्टम पूरा का पूरा किस चीज में कहलाया जाएगा, इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी ऐसे वर्क कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सिंपल इकोनॉमी। अब बच्चा सिंपल इकोनॉमी क्या होती है, बहुत ध्यान से सुनना। कोई भी इंडिविजुअल हिमसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। आप लोग जानते हैं कोई भी इंडिविजुअल इतना कैपेबल नहीं है कि वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप ही बना ले। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, ये सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है बच्चा। विच ही नीड्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स ही डिपेंड अपॉन अदर्स। देखिए हर एक गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी इंडिविजुअल पर्सन नहीं बना सकता है, वो अपनी नीड्स को अकेला ही सेटिस्फाई नहीं कर सकता, उसको दूसरे पे डिपेंड रहना ही पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल है, एक इंडस्ट्री है बच्चा, एक इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन भी होगा, प्रोडक्शन के अंदर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन। तो अब ये पेन बनाने के लिए एक इंडिविजुअल पर्सन लोगों के लिए सारा वर्क कर लेगा, प्रोडक्शन भी कर लिया, रॉ मटेरियल भी इकट्ठा कर लिया, टॉप मैनेजमेंट का काम भी कर लिया, मैनेजर का भी काम कर लिया, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता, एक दूसरे पे डिपेंड ही तो होंगे लोग। कैसे, टॉप मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए, फिर मैनेजर उसको आगे बढ़ाएगा, फिर एम्प्लॉय उसको अपने क्या चीज करवाएगा, स्टाफ से, वर्कर से काम करवाएगा। तो ये क्या चीज है, इनके कहने का मतलब है सिंपल इकोनॉमी के अंदर कोई भी पर्सन इतना कैपेबल नहीं है कि वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज अकेला बना ले अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो बच्चा, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे लोगों पे कहीं ना कहीं डिपेंड रहना ही पड़ेगा। एक बायर को अगर सामान खरीदना है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने हैं, तो वो सेलर पे तो डिपेंड होगा, क्योंकि वो शॉपकीपर से जाके तो खरीदेगा, ठीक है। इंटर्न सेलर को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिसके लिए वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है। तो सिंपल इकोनॉमी के अंदर यही कहना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन अकेला कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जैसे अब आपको एक बात बताती हूँ, एक एग्जाम्पल लीजिए। इफ यू आर अ टीचर, स्टूडेंट डिपेंड अपॉन यू फॉर देयर एजुकेशन। समझ रहे हो, अगर कोई टीचर है, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग कहीं ना कहीं मेरे पे डिपेंड है कि मैम की नेक्स्ट
लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर आएगा, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसे ही मैं किसी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, या मैं कोई प्राइवेट ट्यूशंस वगैरह ले रही हूँ, तो उसके अंदर क्या चीज होगा, स्टूडेंट्स डिपेंड अपॉन यू फॉर देयर एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट आप पर डिपेंड होंगे। तो एक सिंपल इकोनॉमी में कोई भी पर्सन अकेला काम नहीं कर सकता है, उसमें क्या चीज होगा, एक दूसरे पे लोग डिपेंड ही होंगे। जैसे टीचर पे डिपेंडेंट कौन है, स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज, एंड ऑन दी अदर हैंड बेकर पे डिपेंड होंगे कंज्यूमर, किस चीज के लिए, फॉर दी ब्रेड। बेकर क्या करेगा, जब ब्रेड बनाएगा तभी तो कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, ठीक है। ऐसे ही टेलर पे कौन डिपेंड होगा, टेलर पे डिपेंड होंगे कौन, कंज्यूमर, किस चीज के लिए, फॉर स्टिचिंग देयर क्लोथ्स, ठीक है। टेलर का काम क्या है, क्या स्टिच करना, क्लोथ स्टिच करना। तो क्या चीज होगा, तो कंज्यूमर किस पे डिपेंड होगा, टेलर पे, कि ताकि वो उनके कपड़े सिल दे, ठीक है। अब मेड सर्वेंट फॉर डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प के लिए क्या चीज होगा, हम किस पे डिपेंड रहते हैं, सर्वेंट पे। तो याद रखना, तो कहने का मतलब ये है, हमारी इकोनॉमी के अंदर हर एक पर्सन इंडिविजुअल वर्क नहीं कर सकता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट ही है वर्क के लिए। ओके, समझ में आया। अब देख लीजिए, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया ये चीज। ये 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको हम कट कर देंगे। अब देख लीजिए, अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एंड एक्सचेंज आर द कोर एलिमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। अकॉर्डिंगली हम ये कह सकते हैं, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज क्या चीज है, आर द कोर एलिमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड रहना, एंड एक्सचेंज किस चीज के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए एक्सचेंज करना। जैसे टीचर स्टूडेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, क्या चीज करके, उनको स्टडी करवा के। तो ठीक है, तो क्या चीज हो गया, अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज क्या चीज है, कोर एलिमेंट है हमारी इकोनॉमी का, ठीक है। तो दैट इज द सिंपल इकोनॉमी। आई होप आपको अच्छे से इकोनॉमी का मतलब भी समझ में आ गया होगा और सिंपल इकोनॉमी का मतलब भी समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बच्चा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा इन टर्म्स को और बहुत अच्छे से भी समझिएगा, ठीक है बच्चा। अब देखिए, अगर आपने सुना हो, पहले मैं बताऊंगी आपको स्कैरसिटी। हम दूसरा पेन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए, व्हाट इज स्कैरसिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से समझना। सबसे पहले आपको स्कैरसिटी बता रही हूं। अब हमारी इकोनॉमी के अंदर याद रखिएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चीज है, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है। आप पूछेंगे मैम स्कैरसिटी क्या होती है। अब स्कैरसिटी होती है हमारे पास कमी, और कमी यहाँ पर किस चीज की है, याद रखने का ये है, याद रखने का है आपको ये क्वेश्चन, किस चीज की कमी है, रिसोर्सेस की, ठीक है। अब ह्यूमन वांट्स तो क्या चीज है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स कहीं ना कहीं बच्चा क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, लिमिटेड है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की डिमांड नहीं फुलफिल कर पाएंगे। तो एक ऐसी सिचुएशन जहां पर डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर डिमांड तो ज्यादा है और सप्लाई कम है, और उसका मेन रीजन क्या चीज है, याद रखना, उसका मेन रीजन है हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बता रही हूँ। सपोज करो एक इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि मैं ये पेन भी बनाऊं, मैं पेंसिल भी बनाऊं, मैं रबर भी बनाऊं, मैं स्केल भी बनाऊं। अब उसके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा नहीं है। अब रिसोर्सेज क्या मतलब हो गया, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल क्या चीज हो गया, रॉ मटेरियल अलग अलग क्वालिटीज में आता है, समझ रहे हो। अब जितना वो अफोर्ड कर सकता है वो तो उतना ही बाय करेगा ना, जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करेगी। अब एक प्रोड्यूसर के पास वो चाह तो ये रहा है कि मैं 4 चीज बना दूं, पेन भी, पेंसिल भी, स्केल्स भी, रबर भी, पर उसके पास इतने रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए
जितने उसके पास रिसोर्सेज होंगे उसको एक अच्छी तरह से यूज करेगा ताकि उसको इनकम भी जनरेट हो, प्रॉफिट भी हो और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो सके। अब यहाँ पर रिसोर्सेज क्या चीज हो गया, अब रॉ मटेरियल आप ये देख लो अलग अलग क्वालिटीज का अवेलेबल होता है, ठीक है। अब ये तो प्रोड्यूसर की जेब कितनी अलाउ करेगी कि वो किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीद रहा है, ठीक है। तो क्या चीज रहेगा, जिससे वो रबर भी बना सके, वो पेन भी बना सके, वो पेंसिल भी बना सके, स्केल भी बना सके, वो उसके पॉकेट के ऊपर अलाउड है कि वो कितने पैसे से रॉ मटेरियल कितना अच्छा खरीद सकता है। तो वो सबकी डिमांड तो नहीं फुलफिल कर सकता। इस केस के अंदर वो क्या चीज करेगा, वो ये करेगा जितनी अफोर्डेबिलिटी है उससे वो रॉ मटेरियल खरीदेगा और जितने प्रोडक्ट बना सकेगा उतने बनाएगा और ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए व्हाट इज स्केर्सिटी, तो आप स्केर्सिटी बताओगे एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर डिमांड ऑफ अ गुड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ अ गुड्स। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज रिसोर्सेज इज लिमिटेड इन एन इकोनॉमी, बिकॉज रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है हमारी इकोनॉमी के अंदर। वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज क्या है, आपकी लिमिटेड है, ठीक है। समझ आ गया अब स्कैरसिटी क्या चीज होती है। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगी, स्केरसिटी के अंदर एक होता है चॉइस। अब चॉइस क्या है भाई मैम, अब चॉइस ये है, मैंने जैसे आपको बताया है, आपके प्रोड्यूसर के पास ये चॉइस है रॉ मटेरियल कितनी भी अच्छी क्वालिटी का वो यूज कर ले, ठीक है। रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 3। अब तीनों के अलग अलग प्राइस है। अब ये प्रोड्यूसर पे है कि वो कौन सा रॉ मटेरियल की चॉइस करता है और कौन से रॉ मटेरियल से बनाता है वो गुड्स एंड सर्विसेज। तो यही चीज है कि वांट्स तो अनलिमिटेड है और क्या चीज है, आपके ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। तो ये प्रोड्यूसर पे है कि वो रॉ मटेरियल कौन सा चॉइस करता है ताकि फर्दर वो ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना सके, ठीक है। ये तो चलिए हमने चॉइस के बारे में बता दिया, ठीक है। अब आ जाइए आगे, अब है आपका प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन। देखिए प्रोड्यूसर कौन होता है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रोड्यूसर इज अ पर्सन whereas production is a process। अब प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चा, एक ऐसा पर्सन, ठीक है। प्रोड्यूसर इज अ पर्सन दोज हु produces goods and services for the generation of income, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम, ठीक है। ये आपका प्रोड्यूसर हो गया। अब आपका प्रोडक्शन क्या आएगा, प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, इनटू फिनिश गुड्स, ठीक है। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल को किसमें बच्चा, फिनिश गुड्स में। वेयर एज प्रोड्यूसर एक ऐसा पर्सन है जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज किस चीज के लिए, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। वेयर एज प्रोडक्शन क्या है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। अगर मैं कहूँ इस पेन का रॉ मटेरियल क्या होगा, इसके प्लास्टिक, इसकी इंक, ये रॉ मटेरियल होगा और जो बन के तैयार है ये पूरा का पूरा पेन बन के तैयार है। प्रोडक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी आपको बताती हूँ। देखिए सपोज करो आप 4 फ्रेंड्स हो और आपको बहुत ज्यादा हंग्री हो और आपने सोचा हम डोमिनोज जाएं। अगर डोमिनोज में जाने के बाद आपने कहा भैया एक पिज्जा दे दीजिए, वो आपको खाली बेस दे दे, तो बेस तो खाली रॉ मटेरियल, आप कहेंगे भैया आप ये क्या कर रहे हो, भाई खाली रॉ मटेरियल कैसे दे दिया, क्योंकि पिज्जा भी बन के तैयार नहीं है। तो अभी रॉ हालत में दैट इज द बेस, इज रॉ हालत में तो रॉ मटेरियल है वो। जब पूरा पिज्जा बन के तैयार हो जाएगा, उस पर चीज भी आ गया, टॉपिंग्स भी आ गया, तो वो फिनिश गुड्स हो गया, रेडी टू यूज बाय द कंज्यूमर। तो उस प्रोसेस को जो कन्वर्ट करा जाए रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। वेयर एज प्रोड्यूसर क्या होता है, एक ऐसा पर्सन होता है
जो प्रोड्यूस करता है वही गुड्स एंड सर्विसेज। अब कहेंगे मैम गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में क्या होते हैं, तो बेटा ये टर्म तो आपका पीछा एंड तक नहीं छोड़ेगी, इसको अच्छे से याद रखना। गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमिक्स की टर्म में बोलते हैं इसको कॉमोडिटीज भी। कॉमोडिटी हो, कॉमोडिटीज हो, अगर एक की बात करें तो कॉमोडिटी होगा, अगर बहुत सारी चीज की बात करें तो वो कॉमोडिटीज होगा। अब गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, बस ध्यान से सुन लेना आप। अगर एक सेलर है वो सामान बेच रहा है और एक बायर है वो सामान क्या चीज कर रहा है, खरीद रहा है, तो जो उनके बीच में एक्सचेंज होगा और जो सामान बायर खरीदेगा, ठीक है, उस सामान को गुड्स एंड सर्विसेज बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो मैं शॉपकीपर पे गई और मैंने कहा भैया ये पेन दे दीजिए, तो ये पेन इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। हमने क्या करा, शॉपकीपर यानी सेलर को पैसे दे दिए और उसकी जगह हमें क्या मिला, गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस पेन को हम इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या बोलेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूटी हो गया, आपका बैग हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, तो वो इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या कहलाई जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर एक होगी तो कॉमोडिटी, इसका अनदर नेम है, और बहुत सारे होंगे, अगर बहुत सारे पेन होंगी तो क्या होगी, कॉमोडिटीज। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अब एक बात ध्यान से सुनना बच्चा, प्रोड्यूसर का काम क्या चीज है, प्रोड्यूस करना गुड्स एंड सर्विसेज। अब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस किससे करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। आप एक वर्ड याद रखना जिसको बोलते हैं हम कैपिटल गुड्स। अगर कोई भी पूछे आपसे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, आप बताएंगे कैपिटल गुड्स को बोलते हैं हम मशीनरी। मशीनरी का काम क्या चीज है, जिसकी हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इन दी इकोनॉमी। आपको याद रखना है हम क्या बना रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर। अब कैपिटल गुड्स का मतलब क्या चीज हो गया, कैश, जिससे आप क्या खरीद रहे हो, मशीन्स, जिसकी हेल्प से क्या बन रही है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। अब एक चीज और याद रखना, कंज्यूमर या फिर बायर। अब कंज्यूमर का काम क्या चीज होता है, गुड्स एंड सर्विसेज बन के तैयार है तो वो क्या करेंगे, कंजप्शन। कंजप्शन किस चीज की करेंगे बच्चा, गुड्स एंड सर्विसेज की। कंजप्शन किस चीज की करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की करेंगे। अगर अच्छा उनको गुड्स एंड सर्विसेज लगा तो क्या चीज करेंगे, वो सेटिस्फैक्शन के लिए दोबारा दोबारा आपके प्रोडक्ट को खरीदते रहेंगे। तो कंज्यूमर क्या करते हैं, कंजप्शन। कैपिटल गुड्स क्या होती है, मशीनरी। प्रोड्यूसर क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस। स्कार्सिटी क्या होता है या स्केर्सिटी क्या होती है, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन डिमांड ऑफ अ गुड्स इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ अ गुड्स बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज या लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। चलिए बच्चा ये भी आपको समझ में आ गया है। अब है आपका, देख लीजिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो याद रखिएगा बच्चा, हम बात कर रहे हैं अगर हम कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम या हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या चल रही है, स्मॉल लेवल पे देखें तो वो क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हम देखें एक लार्ज लेवल या फिर इकोनॉमी एज अ होल, पूरी होल इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है बच्चा, और इसको हम स्मॉल लेवल या इंडिविजुअल लेवल भी बोल सकते हैं। जहां भी, बस आपको ये याद रखना है, जहां भी इंडिविजुअल की बात हो तो वो होता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है। और मैक्रो का मतलब क्या चीज है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर हम देख रहे हो लार्ज या फिर इकोनॉमी एज अ होल, पूरी होल इकोनॉमी के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है तो वो क्या होगा, मैक्रो। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो ये। ठीक है बच्चा, स्केर्सिटी भी समझ में आ गया। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया। एक होता है यूटिलिटी। बस याद रखिएगा, यूटिलिटी का मतलब ये होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी भी कमोडिटी को यूज करने के बाद जब आपको सेटिस्फैक्शन हो तो वो क्या होती है, यूटिलिटी। ठीक है बच्चा, अब यूटिलिटी की यूनिट क्या होती है, यूटिल्स। ये याद रखना, जैसे कोई पर्सन बहुत हंग्री है तो वो क्या करा, वो घर गया, कोई भी स्टूडेंट ने अपनी मम्मी को कहा स्कूल के बाद कि मैं मम्मी बहुत हंग्री हूँ, मुझे खाना दे दीजिए, लंच दे दीजिए। पहली चपाती खाई, सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ज़्यादा। दूसरी चपाती खाई, सेटिस्फैक्शन लेवल। तीसरी चपाती खाई, क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा हो गया। तो यहाँ पे यूटिलिटी की क्या यूनिट होती है, यूटिल्स। यहाँ पे यूटिल्स में क्या हुआ, 3 चपाती खाने के बाद उसको क्या चीज़ हुआ, सेटिस्फैक्शन लेवल। तो यूटिलिटी को हम गिन सकते हैं
किस चीज में, यूटिल्स में। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमी, ठीक है। अब एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमी, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमी। अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव क्या होता है जी बच्चा जी, देखिए। अब पॉजिटिव इकोनॉमी क्या चीज है, अब पॉजिटिव इकोनॉमी के अंदर ये है जो किस चीज पे डिपेंड हो, फैक्ट्स पे, ठीक है। एंड नॉर्मेटिव में क्या है, ओपिनियन ऑफ द अदर्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमी फैक्ट्स पे कैसे है, जो ट्रू सिचुएशन, ठीक है, जो ट्रू सिचुएशन पे बेस्ड हो, जो आपका रियल हो, जो चल रहा हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं बच्चा कि 2020 में और 21 में बिकॉज ऑफ कोविड बहुत ज़्यादा डेथ रेट हुए, ठीक है। और डेथ रेट का पूरा मैं आपको एक पूरे की पूरी डाटा दे दूं, पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं कि इतने लोग 2020 और 21 में इतने लोगों की डेथ हुई है। तो ये क्या चीज़ है, ये रियल है कि हाँ भाई इतने लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। समझ रहे हो, ये फैक्ट्स है। ये फैक्ट है कि अगर मैं ये बात बोलूं, इट इज बेस्ड ऑन द ट्रू सिचुएशन। अगर मैं बोलूं 2020 से ज़्यादा 21 में डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, सेकेंड वेव में बहुत सारे लोग मरे थे, और मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन हो, पूरा डेटा हो मेरे पास, तो ये क्या चीज़ हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमी। अगर मैं नॉर्मेटिव हूँ, नॉर्मेटिव का मतलब क्या चीज़ हो गया, अगर मैं बैठे बैठे अपने ओपिनियन दूँ, ठीक है, अपना ओपिनियन में ये बात बोल दूँ कि कल मैं जाके मैं ख्याली पुलाव पकाऊँ, और मैं बोलूँ कल मैं जा करके एक काम करूँगी, मर्सिडीज़ खरीद के लेके आऊँगी, या मैं बोलूँ आने वाले कुछ टाइम में मैं मर्सिडीज़ खरीदूँगी, ठीक है। ये जस्ट हमारा नॉर्मेटिव है, ये मेरा ओपिनियन है। और एक चीज़ और बच्चा, अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूँ या कोई स्टूडेंट बोले मैम मैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं क्लास 12th के अंदर इस बार 95 प्लस लेकर के आऊँगा, ये वो उसका ओपिनियन है, ठीक है। अगर उसके 95% आए हैं या उससे अबव, ठीक है, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव क्लास 12 पास आउट करने के बाद, और वो मुझे अपना रिजल्ट दिखाएगा। ट्रू सिचुएशन पे बेस्ड है बच्चा, तो पॉजिटिव, ठीक है, जो हो रहा है, जो बिल्कुल रियल है। और नॉर्मेटिव क्या होता है, दूसरों के ओपिनियन, समझ रहे हो, दूसरे का जजमेंट। अगर दूसरे का जजमेंट भी होगा, बहुत से लोगों का ओपिनियन अलग होता है, ठीक है, जजमेंट अलग होता है। अगर हम कह देंगे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, तो दैट इज माई ओपिनियन, दैट इज माई जजमेंट, ठीक है। अगर कोई चीज रियल में हो चुकी है तो समझ रहे हो वो क्या चीज है, पॉजिटिव, ठीक है बच्चा, समझ आ गया होगा आई होप आपको। चलिए बेटे अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर कंसर्न्ड विद द एलोकेशन ऑफ स्केर्स मीन्स इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन। बच्चा बहुत ध्यान से देखना, इकोनॉमिक्स क्या चीज है आपकी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर का मतलब क्या चीज है, आप इसके अंदर साइंटिफिकली ह्यूमन बिहेवियर को इस तरह से यूज करेंगे जिसके अंदर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्केर्स मीन्स, यानी स्केर्स रिसोर्सेज इस तरह से यूटिलाइज करे जाएंगे जिसके अंदर कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट, और सोसाइटी का वेलफेयर होगा। अब बहुत ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स एक ऐसा साइंस है, ठीक है, जिसके अंदर हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, ठीक है बच्चा, किस चीज के लिए, ताकि हम सही तरीके से अपने साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर सके, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इकोनॉमिक्स को साइंस क्यों कहा जा रहा है, ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी ह्यूमन बीइंग इसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, प्रॉपर यूज करेंगे किसका, रिसोर्सेज का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई हो सके, कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई हो सके, प्रोड्यूसर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके जब वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा, और सोसाइटी का क्या हो सके, वेलफेयर, ठीक है, सोशल वेलफेयर हो सके। ये है आपकी इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अब स्केर्सिटी एंड चॉइस इज दी एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने स्केर्सिटी बताया था, कमी यानी रिसोर्सेज की कमी, और चॉइस मैंने अभी आपको बताया था। तो चॉइस इज दी क्या है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। कैसे, स्केर्सिटी एक सिचुएशन है जहां पर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ज्यादा है, किससे बच्चा, ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था जहां पे डिमांड ज्यादा है, किससे, सप्लाई से। वेयरएज चॉइस क्या चीज है, सेलेक्ट करना लिमिटेड ऑल्टरनेटिव से। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर के पास ऑप्शन है कि वो मशीन फर्स्ट ले ले,
जो कि 50 लाख की है, मशीन 2 ले ले जो कि 1 करोड़ की है, मशीन 3 ले ले जो कि 2 करोड़ रुपीस की है। अब ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है वो कौन सी मशीन बाय कर रहा है जिससे अच्छे से अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज बन सके और वो लोगों को सेटिस्फाइड कर सके। अब चॉइस उसके ऊपर है लिमिटेड रिसोर्सेज में से। क्यों? क्योंकि उसकी पॉकेट जितनी अफोर्डेबिलिटी उसकी है उस तरह की वो मशीन खरीदेगा। ये प्रोड्यूसर पे डिपेंड है। तो चॉइस एक ऐसा प्रोसेस है लिमिटेड ऑल्टरनेटिव में से चॉइस करना ताकि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। अब जैसे चॉइस क्या है? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड ऑल्टरनेटिव्स इट इमर्जेस बिकॉज। ये क्यों बनती है? ठीक है, रिसोर्सेज आर स्केर्स। चॉइस क्यों आती है? क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है। ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है लेकिन आपके रिसोर्सेज क्या है? स्केर्स है। अब प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? मैं तो अपनी मशीन से बहुत सारे प्रोडक्ट बना लूं, ठीक है, सारी ही मशीन खरीदूं, लेकिन जो उसकी पॉकेट जो अफोर्डेबिलिटी होगी उसी से वो मशीन खरीदेगा। जैसे एक एग्जांपल रॉ मटेरियल का भी दिया था। रॉ मटेरियल हर क्वालिटी का होगा लेकिन जो प्रोड्यूसर के लिए अच्छा होगा जिससे वो प्रॉफिट भी कमा सके और जो अफोर्डेबिलिटी कर सके वो वही गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा रॉ मटेरियल से। अब रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव यूजेस भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मशीन फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ऑल्टरनेटिव है आपके पास, इस मशीन में से प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है जो उसकी अफोर्डेबिलिटी हो वो यूज करे। रिसोर्सेज कैन बी एलोकेटेड टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब चलिए आगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? इट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग अ चॉइस इन अ मैनर सच दैट सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमाइज। जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब प्रोड्यूसर के पास 3-4 तरह का रॉ मटेरियल है, वो उसके ऊपर चॉइस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है अफोर्डेबिलिटी की वो कौन सा रॉ मटेरियल परचेज करेगा या कौन सी मशीन लेगा जिससे अच्छे से अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज बना सके और ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई हो सके। तो उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम is the problem of making a choice because resources are scarce in relation to the wants। ठीक है, अब why do we need to make a choice? हमें क्या जरूरत है चॉइस करने की? अब चॉइस को 2 तरीके से बताया है, फीचर्स एसोसिएटेड विद रिसोर्सेज और फीचर्स या एट्रीब्यूट्स रिलेटेड टू ह्यूमन वांट्स। पहला है स्केर्सिटी। रिसोर्सेज आर स्केर्स इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। रिसोर्सेज हमेशा क्या होते हैं? स्केर्स होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होते हैं इन रिलेशन टू आर ह्यूमन वांट्स। मैंने बताया ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती है। ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को ऑल्टरनेटिव तरीके से यूज करा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ लैंड कैन बी यूज टू ग्रो व्हीट राइस और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब ये लैंड के मालिक पे है कि वो व्हीट बनाए तो उसको फायदा होगा, राइस बनाए तो फायदा होगा, या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करे तो उसको फायदा होगा और ह्यूमन वांट्स ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाइड हो। अगर हम ह्यूमन वांट्स के हिसाब से देखें अनलिमिटेड एंड रीअकरिंग इन नेचर। एक वांट सेटिस्फाई हो गई दूसरी अराइज हो जाती है, ये ह्यूमन नेचर ये बच्चा। एज वन वांट इज सेटिस्फाई अनदर अराइजेस। लेकिन किसी कभी कभी क्या चीज होता है? डिफर इन अर्जेंसी और इंटेंसिटी। कई बार बहुत अर्जेंसी हो जाती है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट होती है किस चीज के लिए? इमीडिएट सेटिस्फैक्शन की। वाइल अदर कैन बी पोस्टपोन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने चॉइस रखी हो कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है, मुझे ये भी खरीदना है, लेकिन अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज्ड हो गए या मेडिकल प्रॉब्लम हो गई, तो वो ऐसी नीड है जिसको तभी के तभी सेटिस्फाइड करनी होगी। तो वो वांट क्या होगी? तभी सेटिस्फाइड करनी होगी, उसको हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। वो ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपके रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें आपका ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है। ठीक है, इट इज यानी ओइंग का मतलब ड्यू टू दिस फीचर्स ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज क्या करते हैं? रिसोर्सेज दैट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस। इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होती है। ठीक है, समझ में आया बच्चा? अब नेक्स्ट आपका माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। नोट्स बनाना, अच्छे से समझना एंड देन लर्न करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।